आपने पिछले कुछ समय से आप जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे कह रहे हैं आप खनन प्रेमी हैं, तो किस तरीके का खनन? अगर बेरोजगारी जैसे राज्यों में खनन से कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो क्या ये गलत है? हमारे समय में भी खनन था। तो यही सवाल है आपसे कि भाजपा वालों ने कहा कि रावत ने तो लुटा दिया खनन। मैंने तो लोगों ने कहा, मैंने कहा भैया कोई बुक्की में ला रहा है, कोई घोड़े में ला रहा है, उसका चालान नहीं होना चाहिए। तो रावत जी सवाल यही है, एक संसाधन है, गरीब का हक होना चाहिए पहला। हाँ। लेकिन आज स्थिति यह है कि आपने, मैं रवाशन नदी में उतरा, यहाँ लोगों ने हाथ पकड़ के, मैंने कहा डालो मुझको इस खड्डे में, तो गया तो 6 फीट तो मैं हूं और करीब 8 फीट के गड्ढे हैं, 8 फीट का गड्ढा, इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, पुलों के एबेटमेंट तक खोद डाले गए हैं उनके आसपास। ये जो पुल गिर रहे हैं ये इनके कुनीतियों के कारण गिर रहे हैं। इन्होंने चैनलाइजेशन के नाम पर ऐसी हालत पैदा कर दी है, कोई नदी नहीं है। रावत जी, एक सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है कि उत्तराखंड के पास क्या आर्थिक संसाधन है, कितनी उत्तराखंड के पास कितना धन है। तो हर राजनीतिक पार्टी आजकल फ्री की बात कर रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड के पास ऐसे आर्थिक संसाधन हैं कि वो दे सकती है फ्री, या केवल ये एक एजेंडा है पार्टियों का? देखिए, मैं बिल्कुल, आपने बड़ा मौलिक बात उठाई। हमने 2014 में सत्ता में आते ही जब हमारे केदारनाथ में बड़ी आपदा थी, राज्य की अर्थव्यवस्था टूटी पड़ी थी, सब बर्बादियां थी, कोष खाली था, बेरोजगारी चरम की तरफ थी, पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे 73,000 पे थी। तो हमने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक संसाधन बढ़े। आप अंदाज लगाइए, जिस राज्य में वार्षिक राजस्व वृद्धि दर 5.5% के करीब आ गई थी, उसको मैं 2017 में 19.5% पे छोड़ करके गया, आज भी 7.5 में आ गई, फिर घट करके जो है। तो हमने राजस्व मोबिलाइजेशन किया, हमने संसाधन बढ़ाए। इसीलिए मुझे कभी किसी से ना कहने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने कोई बात कह दी, सड़क मांग ली, किसी ने कुछ और मांग लिया, तो मैंने नहीं कहा संसाधन नहीं है। सिंगल इंजन था, इसलिए फुट्टू। अब इसमें डबल इंजन है, ये डबल इंजन से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। 3 ड्राइवर बदल दिए हैं, तब भी अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब आपने बहुत एक तार्किक बात कही, और मैं समझता हूँ उत्तराखंड को इस पर सोचना चाहिए। अब एक व्यक्ति आता है दिल्ली से, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक बड़ा म्युनिसिपल एरिया है। यहाँ का मुख्यमंत्री सुबह एक जगह से चले, शाम को लौट करके घर आ जाए। क्या उत्तराखंड में संभव है? यही सवाल आपसे है। वहां का नियोजन, आप एक मोहल्ले को देख करके सारी दिल्ली का नियोजन कर सकते हैं। उत्तराखंड में क्या है संभव है? डांडे, खाने, जलवायु, सब चीजें, विभिन्नताएं, हिंदुस्तान की सारी विभिन्नताओं का समावेशी तो उत्तराखंड है। प्रकृति की हर तरीके की चुनौतियां उत्तराखंड है, और उस पर हमारा राजस्व कितना है? दिल्ली का राजस्व हमसे 5 गुना ज्यादा है, और जिसने 5 गुना जिसका राजस्व ज्यादा है वो तो दिल्ली में कुछ भी नहीं दे। आप मुझको दिल्ली दे दो तो मैं हर नागरिक पेंशन शुरू कर दूंगा। लेकिन लोग आपको उत्तराखंड में चाहते हैं। आप मुझे दिल्ली मिल जाती तो मैं हर नागरिक को पेंशन दे दूंगा, जिसको सिटीजनशिप पेंशन कहा जाएगा, वो दे दूंगा। कोई नागरिक उसके बिना ना, उसको एक सम्मान के तौर पर हम हर किसी को सामाजिक सुरक्षा के तौर पर या दूसरे तौर पर उसको दे देंगे, क्योंकि इतना बजट है वहाँ संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ संसाधन बढ़ाने के लिए आपको बड़ी ऊंची पगडंडियां चढ़नी पड़ती हैं, बड़े कठिन डगर है यहाँ संसाधन बढ़ाने। डबल इंजन की भी जरूरत पड़ती है यहाँ। वो व्यक्ति यहाँ आकर के खड़ा होता है, कहता है मैं 300 यूनिट बिजली दे दूंगा। अरे पहलवान, 7.5 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री हूँ, 7.5 साल में केवल 200 यूनिट दे पाए।
जहाँ 5 गुना ज्यादा बजट है वहां तो तुम 200 यूनिट बिजली दे रहे हो फ्री, और उत्तराखंड में कैसे 300 यूनिट दे दो? और वो 200 यूनिट भी कैसे दे रहे हो? यदि 200 से 1 यूनिट हुआ तो वो 200 यूनिट का भी पैसा आपसे वसूल हो जाएगा। यदि 201 हो गया, 200.05% भी हो गया तो आपसे पूरा पैसा वसूल कर लिया जाएगा। और वसूली का रेट क्या है? देश की सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली में है, और उस पर आप कॉमर्शियल रेट पर वसूल करो। कई घर बर्बाद हो गए जिन 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 लोगों ने बिजली के बिल देर में अदा कर पाए वो कर पाए, और बिजली ज्यादा कंज्यूम हो गया, उसने कहा 1-2 यूनिट से क्या फर्क पड़ता है, साल भर में इतना ज्यादा बजट हो गया कि उनसे दुकानें बिक गई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए लोगों के बिजली के बिल देने में। हमने उत्तराखंड के अंदर जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना 14 घंटे बिजली मिलती थी आपको, मैंने 24 घंटा की। और आज के दिन क्वालिटी ऑफ बिजली जो है आप वही देहरादून में है, वही दूर भटवाड़ी, मुंशियारी और धारचूला में भी आपने क्वालिटी भी एक कर दी। और देश की सबसे सस्ती बिजली उत्तराखंड में है। भाजपा ने इतनी बार मूल्य वृद्धि कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली है। आपने बिजली में बड़ा व्यापक सुधार किया। उसके आधार पर मैंने कैलकुलेशन लगाया कि हम 100 यूनिट तो हम आते ही फ्री कर सकते हैं। जरा सा सुधार करना है, जरा सा टेक्निकलिटीज इम्प्रूव करनी है। जो 100 यूनिट का घाटा होगा हमारी पावर यूटिलिटी का, वो हम 100 यूनिट सरकार और 200 यूनिट के लिए जरा सा पापड़ बेलने पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। हमने कहा भाई दूसरा साल शुरू होते हैं 200 यूनिट दे देंगे। हमने व्यवहारिकता के आधार पर कहा है, उन्होंने बिना उसके कह दिया। अब वो किस गुमान में है? ये जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री 3 महीने भी बिजली का बिल नहीं पे करेगा तो उसको नेशनल ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, अंधेरा छा जाएगा राज्य के अंदर। और दिल्ली में कोई वहां का डिस्कॉम यदि भी आज अरबों रुपए का बकाया है डिस्कॉम पर, जो बिजली वितरण कंपनी है दिल्ली की, उसमें अरबों रुपया बकाया है। मगर कट इसलिए नहीं रही दिल्ली की बिजली क्योंकि वहां की बिजली कटेगी, राष्ट्रपति की भी कट जाएगी, प्रधानमंत्री की भी कट जाएगी, विदेशी राजनीतिकों की भी कट जाएगी। इसलिए नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। और अरविंद मियाँ सोच रहे हैं अरे अपने बाप का क्या है, हम तो बहस करेंगे जिस समय तक है, बाकी काट के दिखाओ। तो यहाँ का मुख्यमंत्री तो धामी तो ही नहीं कर सकता। धामी को तो चटाचट नोटिस, जैसा पहला नोटिस आएगा तो कहना पड़ेगा भाई बंदोबस्त करो कहीं से भी इस पैसे। तो ये अंतर है दिल्ली में और उत्तराखंड में पॉसिबल नहीं है, आप ये कहना? हाँ, उत्तराखंड में जितना पॉसिबल है वो हम कह रहे हैं। हमने बहुत कैलकुलेशन के बाद, बल्कि मैं 500 यूनिट तक 500 रुपया पर गैस सिलेंडर सब्सिडी देना चाहता हूँ। दिल कहता है 500 रुपये दे, लेकिन बराबर जब मैं देख रहा हूँ राज्य के वित्तीय संसाधनों की स्थिति को, तो 200 रुपया प्रतिमाह से ज्यादा की गुंजाइश नहीं बन रही है। मैंने 200 ही कहा। पेंशनों को मैं चाहता हूँ 2.5 गुना हो, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जो समाज कल्याण की पेंशन है मैं 2,500 रुपया करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 1500 से ऊपर कहने में मेरी पसीना छूट जा रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा के लिए संसाधन मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो चुनावी राजनीतिक दलों को केवल बातें ऐसी नहीं करनी पड़ती हैं, एक उसके साथ इकोनॉमिक एजेंडा, इकोनॉमिक सिचुएशन को रखना पड़ता है। इसलिए मैंने इस सरकार से मांग की है तुम अर्थव्यवस्था का जो है श्वेत पत्र जारी करो, ताकि आगे आने वाली चीजों को इस राज्य के लोग समझ सकें। कहीं ऐसा न हो कि ये जिसके झोले में कुछ सामान नहीं, जो सांता क्लॉज बने फिर रहे हैं, ये सांता क्लॉज कहीं धोखा नहीं दे दे जो है। तो इसलिए लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, और चुनावी क्या हो सकता है। रावत जी, एक सवाल और है कि अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 था। 23 दशमलव लगभग 2-3% यहाँ की बेरोजगारी दर पहुंच गई थी।
तो सवाल ये है कि क्या ये इसी सरकार की गलती है या पहले की सरकारों की भी गलती है? एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का अभी तक इतिहास रहा है। आप स्टार्ट करिए 2017 से। 2017 में जिस समय त्रिवेंद्र सिंह जी आए, उस समय बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर 1.5% थी, जो हिंदुस्तान में सबसे नीचे थी। और आज वो वृद्धि दर एक बार तो 33% से ऊपर चली गई थी, अभी फिर 43% के करीब आई है। और इस समय भी देश के अंदर यदि आप एज ग्रुप, नौकरी की एज ग्रुप को देखिए, उस ग्रुप के हिसाब से आप वृद्धि दर को देखिए, तो इस समय भी देश में सर्वोच्च वृद्धि दर बेरोजगारी की उत्तराखंड के अंदर है। तो आप इसको कांग्रेस की लीगेसी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस क्लीन चिट देकर के गई। 2% तक वार्षिक वृद्धि दर बेरोजगारी की वो मान्य है, और हम 1.5% तक ले आए। तो हमारी पीठ ठोकी जानी चाहिए और इनसे सवाल किए जाने चाहिए। हमने 32,000 सरकारी पद भरे 3 साल के अंदर, और ये 5 साल के अंदर 3200 नहीं भर पाए।